इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से पार्ट 1। मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, क्या कुछ होता है इकोनॉमिक्स, क्या पार्ट्स होते हैं और क्या कुछ आपके सेक्टर्स होते हैं, कैसे उनको समझा जाए। तो काफ़ी आसान लैंग्वेज में मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगा हिंदी में, ताकि आपको इकोनॉमिक्स भी ईजी लग सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड काफ़ी लोगों ने डिमांड की थी एसबीआई पीओ को लेकर के भी, और आपके जो भी बैंकिंग पीओ के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर और अदर एग्ज़ाम्स जो आप देते हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे कि मैं कुछ पार्ट अपनी तरफ से बनाऊँ, को समझाने का प्रयास करूँ। कुछ लोगों को बहुत कठिन लगता है, जिनका बैकग्राउंड आपका कॉमर्स सेक्टर का नहीं होता है, तो उनके लिए काफ़ी टेढ़ी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अपनी तरफ से एक प्रयास करूँगा कि आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स हैं आपकी पढ़ाई को लेकर के, उन्हें सिंपल आसान शब्दों में समझाने का प्रयास कर सकूँ। तो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को, जो बेसिक आपके पार्ट्स हैं वो क्या हैं, कैसे हम इसको आगे डिस्कस करेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो समझने का प्रयास करिएगा। मेरी तरफ से भी पहला वीडियो है, अगर आपको पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा ज़रूर, जिससे इसको मैं आगे कंटिन्यू कर सकूँ। तो अगर मैं यहाँ पे शुरुआत करूँ, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इकोनॉमिक्स को इकोनॉमी बोलते हैं, कि क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी पढ़ रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में डिफरेंस क्या है, ये आप सबसे पहले समझने का प्रयास करिए। इकोनॉमिक्स ये आपका एक सब्जेक्ट है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, अर्थशास्त्र। ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, अर्थशास्त्र। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अर्थव्यवस्था। ओके, जैसे किसी देश की, किसी कंपनी की अगर मैं बात करूं, तो वो उसकी अर्थव्यवस्था हो सकती है कि कैसे उसने अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उसको कंपाइल किया है, कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये आएगा इकोनॉमी में। जबकि इकोनॉमिक्स क्या होगा, एक पूरा अर्थशास्त्र है, जिसके अंदर आपका इकोनॉमी भी डिस्कस किया जाता है। तो दोनों में ये जो बेसिक डिफरेंस है, ये आप सबसे पहले समझ के रखिए, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो, कोई बोले भी या कोई आपसे पूछे भी तो। अब हम डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं चलता हूँ इकोनॉमिक्स को लेकर के। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन की बात की जाए, तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इकोनॉमिक्स इज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन वर्क टुगेदर टू कन्वर्ट लिमिटेड रिसोर्सेज। ये ध्यान रखिएगा, रिसोर्सेज हमारे पास क्या होते हैं, लिमिटेड, इनटू गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। और यहाँ पे वांट्स के लिए क्या लिखा गया है, अनलिमिटेड, एंड हाउ दे डिस्ट्रीब्यूट द सेम एमंग देमसेल्व्स। मतलब क्या है कि इकोनॉमिक्स एक तरह की हमारी, इसको साइंस भी कहा जाता है, कुछ लोग इसको साइंस भी कहते हैं, कि एक तरह की आपकी व्यवस्था है या एक तरह की आपकी पढ़ाई है, जो कि ये देखती है कि जो ह्यूमंस हैं, वो जो उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे हमारे पास कोई भी रिसोर्स होता है वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में होता है। रिसोर्स का मतलब क्या, स्रोत जो भी हैं हमारे पास, वो बहुत ही लिमिटेड हैं। उनको हम कैसे यूज करते हैं ताकि हम अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स होती हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। ठीक है, तो इसी का जो अध्ययन होता है, ये क्या होता है, इकोनॉमिक्स होता है। ठीक, तो ये आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक्स के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी स्रोत हैं हमारे, वो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, मतलब जो हमारी इच्छाएं हैं, जो डिज़ायर है हमारी, वो अनलिमिटेड हैं, कभी उनकी तृप्ति नहीं होती है। तो उन्हीं को हम कैसे पूरा करते हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू, ये हम सब कुछ पढ़ेंगे। तो इसके आधार पे इकोनॉमिक्स को दो पार्टों में बांटा गया है। एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलने में कई बार दोनों सेम ही हो जाते हैं, स्पेलिंग में केवल ए और आई का डिफरेंस है। तो दोनों का अर्थ क्या होता है या दोनों में क्या कुछ डिस्कस किया जाता है, ये हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो यहाँ पे लिखा है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसंट्रेट्स ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत हम इंडिविजुअल जो यूनिट्स होती हैं, उनका जो आपका बिहेवियर है, परफॉर्मेंस है, वो जब हम नापते हैं तो वो सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। मतलब अगर आप किसी एक कंपनी के बारे में देखिए कि उसके लिए डिमांड कितनी है, उसके लिए सप्लाई कितनी है, उसको लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है, केवल एक कंपनी को लेकर के या फिर किसी एक पर्सन को लेकर के, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है दैट इज कंज्यूमर, फैमिली, इंडस्ट्री, फर्म्स। हियर द डिमांड प्लेज अ की रोल इन डिटरमाइनिंग द क्वांटिटी एंड द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्राइस एंड
क्वांटिटी ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स सो एज टू मेक अ judicious decision regarding the allocation of scarce resources. scarce का मतलब भी क्या, कम resources, concerning their alternative uses. मतलब यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे जो डिमांड होती है, मतलब जो मांग है वस्तुओं को लेकर के, वो आपका की रोल प्ले करती है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो रोल है वो किसका है, डिमांड का है। उसी के आधार पे हम देखते हैं कि रिलेटेड जो आपके गुड्स हैं या फिर जो गुड्स हैं उनकी सप्लाई आपको कितनी करनी है, उनकी प्राइस कैसे आपको डिटरमाइन करनी है। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपके सामने यहाँ पे 2 कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठीक है। एक आपकी ये कोल्ड ड्रिंक है, ये है ए, और दूसरी कोल्ड ड्रिंक है, ये है बी, ठीक है। दोनों की कीमत कितनी है, 10 रुपये है, ठीक है। तो दोनों अपने आप में अलग अलग इंडस्ट्रीज़ हैं, दोनों के अपने अपने अलग अलग ब्रांड हैं, दोनों की प्राइसेस सेम हैं। लेकिन अब जो कंज्यूमर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो ए को पिएगा या फिर बी को। उसके पास केवल 10 रुपये हैं, ठीक है, पैसे के नाम पे उसके पास केवल 10 रुपये हैं। तो ये क्या है, हम जिसको हम कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स है, स्कार्स रिसोर्स है। अगर उसके पास 20 रुपये होंगे तो दोनों पी सकता है वो, लेकिन अगर उसके पास केवल 10 रुपये हैं और उसके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, या तो ए को पी सकता है या तो बी को, दोनों में से कोई एक ही पिएगा। तो यही जो अपना 10 रुपये है उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, किस में डिस्ट्रीब्यूट करता है, इसी चीज़ का जो अध्ययन होगा वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो अगर एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, मान लेते हैं इसकी कीमत 9 रुपये हो जाती है, तो अगर यूज़र जो भी है, इसका कंज्यूमर है, उसको ज़्यादा इससे लगाव नहीं है, बी से कोई ऐसी हमदर्दी नहीं है, ना तो ऐसा कोई बहुत फ़ैन है इसका, तो वो ए पे स्विच हो जाएगा। तो बी की मांग अपने आप ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो बी वाला भी कहेगा कि मैं भी अपनी प्राइस को कम कर लेता हूँ, 9 रुपये कर लेता हूँ। तो फिर से यूज़र इनके बीच में स्विच होंगे, फिर से कुछ यूज़र बी पे रहेंगे, कुछ ए पे आ जाएंगे। तो यही सारा काम आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत होता रहता है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है इंडिविजुअल डिमांड, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती हैं। मेरे ख्याल से आपको मोटा मोटा जो एग्जाम्पल मैंने दिया है समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो ये आपका एक वृहद टर्म है, बड़ा टर्म है। उसकी चीज अंतर्गत बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की गणनाएं की जाती हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट कंसंट्रेट्स ऑन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स एंड दोज इश्यूज विच अफेक्ट द होल इकोनॉमी। मतलब ये केवल इंडिविजुअल डिमांड या फिर किसी एक फर्म या कंपनी के लिए नहीं होगा। ये जो आप किसी अगर देश की बात करते हैं तो उस पूरे देश की इकोनॉमी को जो चीज़ें प्रभावित करेंगी, उन सब चीज़ों का बिहेवियर, परफॉर्मेंस कैसा है, कहाँ पे कमी करनी है, किस चीज़ को बढ़ाना है, उन सब पे ये ध्यान देता है, ठीक है। उस सब का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे लिखा है इट इंक्लूड्स रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इकोनॉमीज एंड कवर्स द मेजर एरिया ऑफ इकोनॉमिक लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, जनरल प्राइस लेवल, जीडीपी। ये सब जो टर्म है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी, जनरल प्राइस लेवल क्या होना चाहिए, जीडीपी क्या होना चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपका, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्लोबलाइजेशन, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी, ये सारी चीज़ें किस पे डिसाइड होती हैं, आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिसाइड होती हैं। तो कभी भी आपसे क्वेश्चन आता है कि जीडीपी या ग्लोबलाइजेशन, पॉवर्टी, इन सब का हम अध्ययन किस ब्रांच के अंतर्गत करते हैं, तो आप बता सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि उसके अंतर्गत एग्रीगेट वेरिएबल्स को, जितने भी आपके वेरिएबल्स उपलब्ध हैं, सब का अध्ययन होता है और वो सारी चीज़ें अध्ययन की जाती हैं जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को प्रभावित करती हों, ठीक है। किसी एक इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री के लिए ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिया गया है नेशनल इनकम वगैरह भी इसी के थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब इसी के अंतर्गत आता है। नेशनल इनकम वगैरह का जो मेथड होता है सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आएगा माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी क्या है? एंड इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर बाई गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड एक्सचेंज। विदाउट अ वाइबल इकोनॉमी अ स्टेट विल कोलैप्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज। मतलब कह रहे हैं कि इकोनॉमी क्या है, एक अर्थव्यवस्था क्या है, एक तरह का सिस्टम है जहाँ पे गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं। एक्सचेंज कैसे किए जाएंगे? या तो जैसे हमारा पहले बार्टर सिस्टम चलता था कि वस्तु विनिमय जिसको कहते हैं हिंदी में, कि आप जैसे आपके पास गेहूं है, किसी के पास चावल है, तो आप उसे कुछ गेहूं देंगे तो वो आपको चावल देगा। वो बार्टर सिस्टम था, पहले चलता था। फिर हमारा मुद्रा विनिमय आ गया कि आप पैसे देते हैं वस्तुओं को लेकर के, तो वो सारा किसके अंतर्गत आता है? इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। और कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई एक इकोनॉमी नहीं होगी आपके देश में, तो आपका जो ये देश है वो कोलैप्स हो जाएगा। बिना इकोनॉमी के आपका देश चल नहीं सकता है। और इसके आधार पे 3 टाइप्स इसके बताए गए हैं। एक तो है
फ्री मार्केट इकोनॉमी, एक है कमांड इकोनॉमी और एक है मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों के बारे में हम देखते हैं कि तीनों का मतलब क्या है और तीनों कैसे आपके यूज़ होते हैं। पहला हम देखते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। कि फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि जिसे हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। ठीक है, कैपिटलिस्ट का मतलब क्या, जहाँ पे जिसको हम हिंदी में आपने हो सकता है टर्म सुना हो पूंजीवाद जिसको कहते हैं। ठीक है, तो वही है आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसमें क्या है कि जो भी बिजनेसेस होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, हैव द फ्रीडम टू pursue their own economic interest buying and selling goods on competitive market which naturally determines a fair price for goods and services। मतलब यहाँ पे किसी भी गुड्स की सर्विस की प्राइस क्या होगी ये टोटली डिपेंड होती है कि जो उसको दे रहा है, जो भी बिजनेसमैन है या फिर जो भी इंडस्ट्री है, जो भी फर्म है, वो उसकी प्राइस को तय करती है। वो चाहे किसी भी वस्तु को 100 रुपये में बेचे, चाहे 1000 में, चाहे 1 लाख में, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये होती है आपकी फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर पूंजीवाद जिसको हम कहते हैं। लेकिन कंपटीशन होता है तो इसके तहत आपकी जो प्राइसेस रहती हैं कहते हैं फेयर प्राइस रहती है। लेकिन इस तरह की जो इकोनॉमीज़ होती हैं यहाँ पे जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए काफ़ी घातक होती है, क्योंकि उनको इसमें कोई फ़ायदा नहीं। कोई भी बिजनेसमैन गरीबों के लिए फिर कुछ नहीं बनाता है। ठीक है, वो सस्ती चीज़ों के लिए कुछ नहीं, सस्ते जो चीज़ें उनको नहीं बनाए। क्यों? क्योंकि इसमें उसको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वो हमेशा बड़े मार्केट को देखेगा कि हाँ जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है केवल उसी तरफ वो बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे चित्र में बताने के लिए कोशिश की गई है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, होमलेस पीपुल। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, पीपुललेस होम्स। मतलब बताने की कोशिश की गई है कि फ्री मार्केट कैपिटलिज्म जब होता है तो अमीरी और गरीबी के बीच में खाई हमेशा बनी रहती है और हमेशा समय के साथ बढ़ती ही जाती है। एक तरफ आपके गरीब लोग गरीब से गरीब होते जाते हैं, अमीर अमीर से अमीर ही होते जाते हैं। तो ये होती है फ्री मार्केट इकोनॉमीज़। नेक्स्ट बात करें अगर हम कमांड इकोनॉमीज़ की, तो जैसा चित्र से आपको समझ में आ रहा होगा, कमांड इकोनॉमीज़ इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी बिकॉज द सेंट्रल और नेशनल गवर्नमेंट प्लान्स द इकोनॉमी। मतलब इस इकोनॉमी में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वही सर्वे सर्वा होती है। मतलब गवर्नमेंट ही हर चीज़ को कहती है, वही प्रोड्यूस करेगी, वही उसे बेचेगी। जितना गवर्नमेंट के मन में आएगा दाम, उसी दाम पे वो सबको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह की जो इकोनॉमीज़ होती हैं उसे हम कम्युनिस्ट इकोनॉमीज़ भी कहते हैं। और ज़्यादातर ये कम्युनिस्ट जो देश होते हैं वहीं पे पाई जाती हैं। जैसे आपका रशिया हो गया या फिर चाइना हो गया। रशिया में भी एक समय कम्युनिस्ट इकोनॉमी जब बहुत ज़्यादा थी तो वहाँ पे कितना विद्रोह हुआ, कितने हिस्सों में रशिया टूटा, इसी सब इकोनॉमी या यही सब जो कंडीशंस थी इन्हीं के कारण ये सब हुआ था। ठीक है, कह रहे हैं कि इन कम्युनिस्ट सोसाइटी द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स द इंटायर इकोनॉमी एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड डिक्टेटिंग प्राइसेस फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, जैसे अगर चाइना की सरकार है तो वही आपका डिसाइड करेगी। चाइना भी अब खैर थोड़ा सा खुल रहा है, लेकिन अगर एक एग्जांपल के तौर पे बात करूँ तो वही डिसाइड करेगी कि किसी भी रिसोर्स के लिए आपका प्राइस क्या होगा और वो रिसोर्स कैसे एलोकेट किया जाएगा, ये गवर्नमेंट ही तय करेगी। जैसे हमारा फ्री मार्केट में क्या होता है कि जिसके पास पैसा होगा वो सर्विसेज को खरीदेगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा वो सर्विसेज को नहीं खरीदेगा। लेकिन कमांड इकोनॉमी में क्या होता है, सबको बराबर हिस्सा मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे कई बार ऐसा भी इसको दिखाया जाता है कि जो काम कर रहा है उसको भी उतना ही मिलेगा, जो काम नहीं कर रहा है उसको भी सेम ही प्रोपोर्शन मिलता है। तो इस तरह की इकोनॉमीज़ को हम कहते हैं कमांड इकोनॉमीज़। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी पे, जिस पे हमारा भारत देश चलता है। इसमें क्या होता है कि इसमें आपका फ्री मार्केट इकोनॉमी भी होता है और कमांड इकोनॉमी भी होता है। दोनों को मिला करके इकोनॉमी बनी है। जैसा कि आपको यहाँ पे चित्र में देखने को मिल रहा है, जैसे ये एक शेफ़ की यहाँ पे फोटो दिखाई गई कि ये आपका इकोनॉमी जैसे बना रहा है, तो कुछ मसाला ये प्राइवेट का भी डाल रहा है, कुछ पब्लिक का भी डाल रहा है, और बना रहा है ये मिक्स्ड इकोनॉमी को बना रहा है। तो फ्री मार्केट इकोनॉमीज़ में जैसा कि होता है कि सारी चीज़ें आपकी डिसाइड होती हैं बिजनेसमैन के एंड पे, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट भी थोड़ी बहुत चीज़ें कंट्रोल करती है, लेकिन उतना बहुत कम होता है। ठीक है, और कमांड इकोनॉमी में जैसा होता है कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, फ्री विल जैसी या फ्री मार्केट जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। मिक्स्ड में क्या होता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी, जैसे हमारे भारत में क्या है कि अगर आप केवल अगर बैंकों की अगर जैसे बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइवेट बैंक भी देखने को मिलेंगे और पब्लिक बैंक भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्राइवेट बैंक में आप खाता खुलवाने जाएंगे तो आपसे कहेंगे कि आपके अकाउंट में कम से कम 20,000 रुपये होने चाहिए, तभी आपका अकाउंट ओपन हो सकता है और हमेशा बैलेंस बना के रखना है। तो अगर आपको ये अगर अपनाना है तो इनकी कंडीशंस को अपनाना होगा। अब
कोई गरीब आदमी होगा तो वो प्राइवेट बैंक में नहीं जा पाएगा, इतना उसके पास पैसा होगा नहीं, तो इसके लिए पब्लिक बैंक है। पब्लिक बैंक में अगर वो जाएगा तो 0 रुपीज़ से भी वो अपना खाता स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारी इकोनॉमी की खासियत है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करती है, लेकिन इस हद तक भी नहीं कि सारी चीज़ें गवर्नमेंट कंट्रोल करे, और इस हद तक खुला भी नहीं छोड़ा है कि सारी चीज़ें बिजनेसमैन ही या जो इंडस्ट्रीज़ हैं वही डिसाइड करें। दोनों का ये मिक्स पार्ट है। और ये कह रहे हैं कि इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट इन 2035 इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। इंडिया हैज़ टेकन अ ड्रिफ्ट फ्रॉम इट्स अर्लियर स्टैंड ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। कह रहे हैं कि ऐसा प्रपोज किया गया कि 2035 तक हमारी जो इकोनॉमी है वो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी यूएस और चाइना के बाद में। तो ये तो था हमारा इकोनॉमीज़ का जो एक मोटा मोटा सा जो टाइप है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आपको समझ में भी आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स कितने सेक्टर्स में हमने अपनी इकोनॉमी को बांटा हुआ है। वैसे अगर बोलने को कहा जाए तो 4-5 सेक्टर में भी आप इसको बांट सकते हैं, लेकिन अगर मोटे मोटे तौर पे देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टियरी आपके 3 सेक्टर्स हैं। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र हैं जिसमें हमने अपनी इकोनॉमी को बांटा हुआ है। तो अगर मैं प्राथमिक क्षेत्र की बात करूँ या प्राइमरी सेक्टर की बात करूँ तो इसे कभी कभी कहते हैं एक्सट्रैक्शन सेक्टर। मतलब क्या, जो प्राइमरी सेक्टर होता है यहाँ से हम जो रॉ मटेरियल होता है उसको निकालते हैं। मतलब जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे किसान है तो किसान क्या करता है, फसलें उगाता है जिससे आपको गेहूँ, चावल सब कुछ मिलता है, ठीक है। नीचे आप देख रहे हैं यहाँ से आपको क्या, जैसे कोयले की खदान है, यहाँ से कोयला निकाला जा रहा है। तो ये सब क्या है कि ये सब आपका रॉ मटेरियल को निकालने का काम किया जाता है प्राइमरी सेक्टर में। अब ये आप जो गेहूँ है या फिर ये जो कोयला है इसका आप कुछ नहीं, मतलब इसको लेकर के आप कुछ नहीं कर सकते, बल्कि इसका यूज करके आप और चीज़ों को बनाते हैं जो कि आपकी मार्केट में बिकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, एक्सट्रैक्शन सेक्टर कहा जाता है। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे आपका फिश, वूल, विंड पावर, और इट कैन यूज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे क्या है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग या कोल, मतलब कुछ आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी आ जाते हैं जैसे फिश, वूल और विंड पावर, और कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब जिनको हम बार बार नहीं बना सकते हैं, जैसे ऑयल या माइनिंग या फिर कोल आपका जो एक्सट्रैक्शन है, ये सारी चीज़ें। कहने कि द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ इंडियाज़ जीडीपी, कि इंडिया की 100% जीडीपी का 18% आपका जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का पार्ट होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्टर से 18% मिलता है। एंड एम्प्लॉयज जस्ट अ लिटिल लेस देन 50% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। मतलब पूरे भारत की जितनी वर्क फोर्स है, जितना हमारा यहाँ पे मान लेते हैं, अगर ऐसे आप समझने का प्रयास करें, मान लीजिए कि इंडिया 100 रुपये कमाता है साल भर में और उसके पास काम करने के लिए 100 लोग हैं, तो इस 100 रुपये जो टोटल काम है उसमें 18 रुपये आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से आए हैं, जबकि इसमें काम करने वाले लोग कितने हैं, लगभग आपके 50 लोग काम करने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखिए तो आउटपुट काफ़ी कम है, इनपुट ज़्यादा है, 50 लोग लगभग काम कर रहे हैं और केवल 18 रुपये कमा पा रहे हैं इंडिया के लिए। तो प्राइमरी सेक्टर को लेकर के एक चीज़ आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से कि अगर आपके सामने कभी कोई चार्ट आता है, कोई भी आंकड़ा आता है, डेटा आता है अलग अलग देशों का, तो ये देखिए कि प्राइमरी सेक्टर में कितने वहाँ पे लोग एम्प्लॉयड हैं। जितने ज़्यादा परसेंट में प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयड होंगे उस देश में लोग, उतना ही वो कम विकसित देश होगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, तो वहाँ पे 10%, 8%, 12% लोग ही प्राइमरी सेक्टर में हैं। तो जितने कम परसेंट में लोग एम्प्लॉयड होंगे प्राइमरी सेक्टर में, उतना ही ज़्यादा वो देश आपका विकसित होता है। अब ऐसा भी नहीं कि 0% हो जाएंगे, फिर तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। होने चाहिए, लेकिन एक बराबर पोर्शन होना चाहिए, तभी वो देश कामयाब हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा जो सेक्टर होता है वो क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। सेकेंडरी सेक्टर इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टेक्स रॉ मटेरियल एंड कंबाइंस देम टू प्रोड्यूस हायर वैल्यू एडेड फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब जो आप प्राइमरी सेक्टर से आपने जो रॉ मटेरियल लाए हैं, जैसे कोयला निकाला आपने, या फिर आपने आयरन निकाला, या फिर ऑयल निकाला, या फिर गेहूँ निकाला, चावल निकाला, तो वो सारे जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं वो सेकेंडरी सेक्टर लेता है और उन्हीं को कंबाइन करके एक उससे अधिक वैल्यू के फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने का प्रयास वो करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपकी कारें बन रही हैं, तो कारें कहाँ से बनेंगी, जब तक आप आयरन नहीं निकालेंगे, स्टील नहीं बनाएंगे, तब तक कारें नहीं बन सकती हैं। लेकिन आप उस आयरन और स्टील का कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसका यूज करके सेकेंडरी सेक्टर ये कारें बना रहा है। तो यही यहाँ पे बताने का प्रयास किया जाता है। इसे दूसरे शब्दों में कई बार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है,
क्योंकि ये जो प्राइमरी सेक्टर के जितने भी रॉ मटेरियल है उसका यूज करके ये वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट बनाता है, ये आपका आता है सेकेंडरी सेक्टर। देखिए क्या लिखा है, ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वेयर फिजिकल गुड्स आर प्रोड्यूस्ड कम अंडर द सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, फिजिकल गुड्स, मतलब वो सारी वस्तुएं जो आप छू सकते हैं, जिनको फिजिकल हैं जो। इन द सेकेंडरी सेक्टर द नेशनल इकोनॉमी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू क्रिएट products and services that are consequently used for consumption. This sector can be regarded as one of that adds value to the products and services on offer. The major examples of this sectors are manufacturing and transporting. वही जो मैंने आपको बताया भी कि ये जो आपका सेक्टर होता है, जो प्राइमरी सेक्टर के रॉ मटेरियल होता है उनको लेता है और उनके द्वारा कुछ फिजिकल गुड्स बनाता है जो कि आपके कंज्यूम किए जाते हैं यूजर्स के द्वारा, जो भी कंज्यूमर होता है उनके द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। और यहाँ से जो वस्तुएं आपकी निकल के आती हैं वो सारी आपकी पहली बात तो फिजिकल होती हैं, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। फिजिकल क्यों कह रहा हूँ आपको समझ में आएगा। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रांसपोर्टिंग, जो आपके बिजनेस हैं ये आपके सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 28% ऑफ द जीडीपी, कि 28% जीडीपी में हिस्सा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का या फिर सेकेंडरी सेक्टर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर क्या लिखा है, ग्लोबल स्टैंडिंग इंडिया ऑक्यूपाइज द 12th स्पॉट इन द वर्ल्ड व्हेन इट कम्स टू नॉमिनल फैक्ट्री प्रोडक्शन इन रियल टर्म, कि अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो 12वें स्थान पे है इंडिया मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। 28% हिस्सा होता है हमारी जीडीपी का केवल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से या सेकेंडरी सेक्टर से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेक्टर है। ये सेक्टर जैसे चाइना का हमसे बहुत ज़्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के मामले में चाइना हमसे आगे है, इसीलिए वो हमसे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि अभी उसकी रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन वो एक टर्म में देखिए तो वहाँ पे जैसे आपके सामने कोई भी आपके सामने एक छोटा सा मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो, अलग अलग कंपनीज़ का तो होगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो सबके पास नीचे क्या लिखा होगा, मेड इन चाइना। अब इसे बदलने का प्रयास किया जा रहा है, अगर ये सफल होता है तो हम भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाएंगे। तीसरे क्षेत्र पे चलते हैं, जो तृतीय क्षेत्र है आपका, ये क्या है, इसे कहते हैं सर्विस सेक्टर कहते हैं, ठीक है। सर्विस सेक्टर इज कंसर्न विद द इनटेंजिबल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑफरिंग सर्विसेज टू कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस। इनटेंजिबल का मतलब जिसे आप छू नहीं सकते हैं, ऐसी सर्विसेज आपको यहाँ पे देने का प्रयास किया जाता है, या बौद्धिक आप कह सकते हैं, ऐसी सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलती हैं। सर्विस का मतलब क्या है, सेवा। सेवा क्षेत्र हम जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वही आपका तृतीय क्षेत्र में आता है। इसमें आता क्या है, इट इन्वॉल्व्स रिटेल ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, मतलब कि जो भी हमने गुड्स कार वगैरह जो सब कुछ बनाए हैं उन सब को बेचना भी तो है आपको, तो उन सब को जो बेचना है तो उसके लिए आप मॉल बनाएंगे, या फिर जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ यहाँ पे प्रोफेशनल सर्विसेज भी आती हैं, जैसे यहाँ पे आपको डॉक्टर दिख रहे हैं, तो डॉक्टर भी एक तरह का क्या है, सेवा है। लॉयर होगा वो भी, वकील क्या है, एक सेवा है। वहाँ पे अब वो आपको कोई फिजिकल वो कुछ देता नहीं है, बल्कि वो अपना जो ज्ञान है, जो उसकी बौद्धिक क्षमता है, उसके तहत आपको कुछ ना कुछ सेवा प्रदान करने का वो कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए कि इट ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज इंश्योरेंस एंड बैंकिंग। हमारा जो बैंकिंग का क्षेत्र है ये भी आपका तृतीय क्षेत्र में ही आता है, क्योंकि बैंक में आप जाते हैं तो आपको जो पैसा आप जमा करते हो तो फिजिकल तौर पे देते हैं और वो आपके अकाउंट में ही रहता है, वो बैंक के पास नहीं जाता है, ठीक है, बल्कि आपको सर्विसेज मिलती रहती हैं बैंक की तरफ से। तो वो क्या है, आपका तृतीय क्षेत्र में ही आता है। यहाँ पे क्या है, इट एम्प्लॉयज अप्रॉक्सीमेटली 23% ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स, कि 23% केवल वर्कफोर्स एम्प्लॉय करता है और 55% हिस्सा है इसका इंडिया की जीडीपी में। तो तृतीय क्षेत्र के मामले में वैसे ही हमारा भारत बहुत आगे है। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वैसे लिखा तो नहीं, जैसे कॉल सेंटर वगैरह होते हैं वो भी आपके सेवा क्षेत्र में ही आते हैं। जैसे अगर मैं आपको ये टीचिंग दे रहा हूँ या मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ तो ये भी एक तरह की क्या है, सेवा क्षेत्र में ही आपका आएगा। तो ये 55% इंडिया की जीडीपी में इसका हिस्सा होता है और वर्कफोर्स के मामले में केवल 23% लोग इसमें लगे हुए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है तृतीय क्षेत्र, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो ये था एक बेसिक ओवरव्यू आपकी इकोनॉमिक्स का। ये आपका पार्ट 1 था, मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा इसको तेज खींचा है। आप स्पीड वगैरह बताइएगा, नेक्स्ट पार्ट से मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करूंगा। और आपको समझ में आया कि नहीं ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको अगर और ज़रूरत है तो आप बताइएगा, तो और पार्ट में जल्दी जल्दी इसके बनाने का प्रयास करूंगा, जिसमें मैं आपकी पूरी इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर दूंगा और बहुत ही आसान शब्दों में इसी तरह आपको समझा दूंगा, क्योंकि वहाँ पे आपको कोई डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका
कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आसानी से उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि उनको इकोनॉमिक्स के वीडियोस सिंपल भाषा में नहीं मिल पाते हैं, तो उनको भी आप बताइए, उनको भी दिखाइए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती रहेगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।